Hello everyone, welcome to Chahal Academy. Today we are going to discuss another important topic of international relations, that is the relations between India and Australia. Let's begin with it. तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले व्हाट वर द हिस्टोरिकल टाइज, हिस्टोरिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किस तरीके से चला है. इवेंचुअली सेकंड नंबर पे हाउ डिड दीज रिलेशंस इवॉल्व, इवोल्यूशन किस तरीके से देखने को मिलेगा मुझे ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स, देन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. व्हाट आर द न्यूक्लियर टाइज, न्यूक्लियर टाई किस तरीके से हमारे इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर जो हमारा लोएस्ट पॉइंट देखने को मुझे मिलता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप में, किस तरीके से उसमें एनपीटी और न्यूक्लियर टाइज रिस्पॉन्सिबल थे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिकली आज की डेट में हम किस तरीके से एंगेज कर रहे हैं, किस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं. मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन मींस ऑन द मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, किन किन प्लेटफॉर्म्स को हम शेयर करते हैं, किस तरीके से उन्हें यूटिलाइज किया जा रहा है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, जैसे काफी ज्यादा कॉमन इंटरेस्ट है हमारे इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो किस तरीके से हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज को इंप्रूव होता हुआ देखा गया है इन द पास्ट फ्यू इयर्स, इन द रीसेंट डिकेड्स, उसे हमें डिस्कस करना है. एंड लास्टली, व्हाट आर द एरियाज ऑफ फ्यूचर कोऑपरेशन, आने वाले समय में किन किन चीजों के ऊपर, किन किन सेक्टर्स में, किन किन सेक्शंस में हम और अच्छे से कोलैबोरेट और कोऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. अगर हिस्टोरिकल टाइज की बात की जाए तो आपको पता है इंडिया वाज आल्सो अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो अ ब्रिटिश कॉलोनी. तो हमारा एक कॉमन रिलेशनशिप था कॉज ऑफ वी हैड द सेम कॉलोनाइजर. इवेंचुअली हमें देखने को मिल रहा है अगर यूके से मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो द सेंट्रल पाथ वुड बी इंडिया. तो जब भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट की जाती थी, ट्रांजिट की जाती थी टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, तो वहां उसको डॉक किया जाता था पहले इंडिया में, देन इवेंचुअली इट वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. तो हमें काफी ज्यादा रिलेशनशिप देखने को मिल रहे हैं इवन ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स कॉज ऑफ बीइंग द कॉमन कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. नेक्स्ट, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं 1947 में, तो इंडिया ने एक हाई कमीशन एस्टेब्लिश किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. अब हम इसे हाई कमीशन क्यों बोल रहे हैं, इसे एम्बेसी क्यों नहीं बोल रहे, उसका भी एक पर्सपेक्टिव है. उसका पर्सपेक्टिव यह है कि जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जितनी भी ब्रिटिश, जहां जहां ब्रिटिश ने रूल किया था, जितने जहां जहां वो कॉलोनाइजर्स थे, उन कॉलोनीज में से कुछ कंट्रीज ने अपने आप को कॉमनवेल्थ का पार्ट बना लिया था. उसमें से इंडिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है. कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने ब्रिटिश ने रूल किया लेकिन उन्होंने कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं बनी, जैसे यूएस मुझे देखने को मिलता है. लेकिन जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज बन गई, जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गई, वहां हमारे डिप्लोमेटिक मिशन को एम्बेसी ना कह के हम हाई कमीशन बोलते हैं. इसलिए हम यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हमने 1947 में ही हाई कमीशन एस्टेब्लिश कर लिया था. 1998 में हमने इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारा पोखरण 2 हुआ जिसे हम ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं. हमने एनपीटी भी साइन नहीं की थी, हमने सीटीपीटी भी साइन नहीं की थी, बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी रेस्पेक्टिवली, जिसकी वजह से हमारा काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. काफी ज्यादा सैंक्शंस भी लगाए गए एंड वन ऑफ दोस कंट्री वाज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इट वाज अ यूएस एलाई एंड नो वेस्टर्न कंट्री वाज इन सपोर्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो मुझे सबसे ज्यादा लोएस्ट और हमारा रिलेशन जो है वो बॉटम हिट कर चुका था. आगे मुझे देखने को मिल रहा है ये रिलेशंस इवॉल्व किस तरीके से हुए हैं. जैसे मुझे देखने को मिल रहा है कि यूएस इज द एलाई ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलवेज बीन विद यूएस. हम कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे वी वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसएसआर. हम एक ओपन इकोनॉमी भी नहीं थे, वी वर द मिक्स्ड इकोनॉमी और मोर टुवर्ड्स द सोशलिस्टिक इकोनॉमी. तो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी थे, तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं बन रहे थे, स्ट्रेटेजिकली हम अलग अलग थे. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 1947 टू 1991 टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, हमारा रिलेशनशिप कुछ ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, ज्यादा एंगेजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और हम अपने यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेके आ रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि हमने काफी ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स दिए हैं टू एंगेज आवरसेल्फ विद ऑस्ट्रेलिया एंड वाइस वर्सा. ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो गिविंग द एफर्ट्स टू एंगेज विद इंडिया. आज की डेट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप जो है वो मल्टी डायमेंशंस में चलता है. जैसे हमारे पास शेयर्ड वैल्यूज हैं. शेयर्ड वैल्यूज का मतलब वी हैव अ डेमोक्रेसी, वी थ्राइव फॉर वैल्यूज लाइक इक्वालिटी एंड लिबर्टी. शेयर्ड इंटरेस्ट है, शेयर्ड इंटरेस्ट इन द सेंस कि हम एक इंडियन ओशन रीजन में रह रहे हैं, तो हम चाहते हैं सेफ इंडियन ओशन रीजन, ओपन इंडो पैसिफिक रीजन. तो शेयर्ड इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं मुझे. डेमोक्रेसी को प्रमोट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द अनदर शेयर्ड इंटरेस्ट. शेयर्ड ज्योग्राफी, बोथ दी कंट्रीज आर इंडिया IORA का पार्ट है, इंडियन ओशन नेबर्स हैं हम, तो यहाँ भी हमें शेयर्ड ज्योग्राफी, शेयर्ड पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है. द लास्ट इज शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, फ्री सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन हमारा शेयर्ड ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है. और मेजोरिटी ऑफ द लोगों की इक्वालिटी और लोगों की लिबर्टी को हर्ट ना किया जाए, एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया जाए, ये भी हमें शेयर्ड ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है फॉर द रीजनल ग्रोथ एज वेल एज द ग्लोबल ग्रोथ. इंडिया ऑस्ट्रेलिया साथ मिलकर काम करते हैं इस पर्सपेक्टिव में. अगर न्यूक्लियर टाइज की बात की जा रही है तो इंडिया ने
एनपीटी साइन नहीं किया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड इन 1968। इसको एनफोर्स किया गया 1970 में। इंडिया ने इसे साइन करने से मना कर दिया था कॉज इट वाज अ न्यूक्लियर अपार्थीड। इवेंचुअली 1995 में इसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। 1996 में एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी लाई गई, इंडिया ने उन्हें भी साइन नहीं किया है। तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूक्लियर इशू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री के साथ देखने को मिलता है। लेकिन एज सून एज वी साइन द 2005 इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जैसे ही हमने यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन की है और हमें 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का वेवर मिलता है, उससे हमें अलाउ हो जाता है कि हम सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज। जैसा 2008 में 2008 में मुझे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील देखने को मिली, 2009 में मुझे इंडो रशिया देखने को मिली, 2014 में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक इंडो न्यूक्लियर डील साइन करी है जिसने उसने अलाउ किया है, उसने एग्री किया है कि वो यूरेनियम सप्लाई करेगा इंडिया को। और इवेंचुअली 2016 में हमने जापान के साथ भी इंडो न्यूक्लियर डील साइन की है। तो न्यूक्लियर टाइज हमारे नॉट जस्ट विद ऑस्ट्रेलिया बट मल्टीपल कंट्रीज के साथ आपको 2005 के बाद इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। अगर इकोनॉमिक पार्टनरशिप की पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है तो हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो था कोल्ड वॉर जब तक चल रही थी तब तक तो बहुत ही मिनिमल था, हम एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम एक ओपन कंट्री बनते हैं, हम एलपीजी रिफॉर्म्स लाते हैं, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जाते हैं हम, तो हमने काफी ज्यादा कोशिश की है कि बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव किया जाए। जैसा हमें एग्जांपल देखने को मिलता है 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, 1995 में ऑस्ट्रेलियन ट्रेड मिनिस्टर जो है वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज को इंप्रूव किया जा सके टू इंप्रूव द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द टू नेशंस। 2022 में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसे हम सेका बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स की। फर्स्ट इज पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, देन इज एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देन उससे एक स्टैंड ऊपर अगर मैं जाता हूं तो मुझे सेका देखने को मिलता है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एंड द लास्ट वन इज सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे हमने जापान और यूएई जैसी कंट्रीज के साथ कर रखा है। तो सेका इज अ बिग अचीवमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ट्रेड रिलेशन। ट्रेड पर्सपेक्टिव में काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये। अब इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया है जिसको हम सेका बोल रहे हैं, उसमें दिसंबर 22 में को एनफोर्स किया गया है उसको, और उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 0% ड्यूटी है लगभग 96% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स पे। मतलब मुझे देखने को मिल रहा है 4% गुड्स को ही केवल नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, और 85% ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स पे मुझे 0% ड्यूटी देखने को मिल रही है टू इंडिया। तो यहां लगभग 15% को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। अभी नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट होती क्या है, जब मैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता हूं तो मैं कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी सेलेक्ट करता हूं कि इनके ऊपर टैरिफ नहीं लिया जाएगा, तो उन पर्टिकुलर कमोडिटी को मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव लिस्ट इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। जब मैं एफटीए की बात करता हूं तो एफटीए में मुझे देखने को मिलता है मेजोरिटी ऑफ द कमोडिटीज में, मेजोरिटी ऑफ द गुड्स पे आप टैरिफ रिड्यूस कर देते हैं, कुछ गुड्स ऐसे छूटते हैं जिन पे आप रिड्यूस नहीं करते, उसे हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि केवल 4% और 15% ही नेगेटिव लिस्ट में दिख रहे हैं, जो काफी ज्यादा अच्छा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन दिखाता है बिटवीन द टू कंट्रीज। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये बेसिकली क्या है, जिससे सप्लाई चेन को डिस्टरबेंस ना देखने को मिले इन द रीजन। सप्लाई चेन का डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है मुझे इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन, और इंडो पैसिफिक को फ्री बनाया रखा जा सके, इसलिए हम उसे सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव बोल रहे हैं, और दोनों कंट्रीज काफी अच्छे से मिलजुल के इसमें काम कर रही हैं। आज की डेट में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज लाइक फीजी। पैसिफिक आइलैंड ओशन नेशंस के लिए हमारी एक अलग से फॉरेन पॉलिसी भी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पैसिफिक, बेसिकली पैसिफिक ओशन। तो इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए उनका भी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। और ये सब जो हम 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, असिस्टेंस जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस इज अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया का ही इनिशिएटिव है, जो फ्रैंकोइस हॉलैंड जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे इन 2015, उनके साथ मिलकर स्टार्ट किया गया था। अगर मल्टीलेटरल पार्टनरशिप पे बात की जाए तो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, साथ में प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। जैसे क्वाड देखने को मिल रहा है मुझे, क्वाड वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 2017, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस कंट्रीज मुझे देखने को मिलती हैं। कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उनमें से कुछ कंट्रीज में कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बोथ आर द पार्ट ऑफ इट। इंडियन ओशियनिक रिम एसोसिएशन, जितनी भी कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान जैसी कंट्री को आईओआरए का पार्ट नहीं बनाया गया,
गया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बोथ आर द पार्ट ऑफ IORA, जो रीजनल कोऑपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। एशियान रीजनल फोरम में दोनों का एक मेजर नेबर है, हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है एशियान, और उसका डायरेक्ट नेबरहुड है ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां भी हम एशियान रीजनल फोरम का भी हिस्सा है, तो वहां भी हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट, तो क्लाइमेट चेंज में भी या फिर ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से भी, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी हम कोऑर्डिनेट करते हुए दिख जाते हैं ऑन मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स। डिफेंस एंड स्ट्रेटजीज की बात की जा रही है तो 2009 में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि एक नया इनिशिएटिव था, एक अच्छा इनिशिएटिव था टू इंप्रूव द रिलेशंस। इसको 2020 में हमने इंप्रूव कर दिया है, उसको एलिवेट कर दिया है टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब और ज्यादा चीजें इंक्लूड कर दी हैं जहां हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शोकेस करेंगे। 2021 में हमने एक और चीज की जिससे हमारा रिलेशनशिप और ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखता है, और ज्यादा एलिवेटेड दिखता है, जिसे हम बोलते हैं 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स। इसमें क्या होता है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनका फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं और बायलैटरल इश्यूज जितने भी टसल्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू दी बायलैटरल टॉक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूएस के साथ भी हमारा ये चल रहा है, और जिन कंट्रीज के साथ हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करते हैं, 2+2 इज अ गुड मैकेनिज्म विच शोकेसेस के द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस आर रियली गुड। अगर उसके अलावा देखा जा रहा है तो जैसे हमने यूएस के साथ लेमोआ साइन किया है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स के लिए, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है, जो हमें फैसिलिटेट करता है कि हम इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाएगा किस चीज की, डिफेंस सर्विसेज की, और एक दूसरे के बेसिस को यूज करने में हेल्प करेगा। मतलब इंडिया उनके बेसिस को यूज कर सकता है फॉर द लॉजिस्टिक पर्पसेस ऑफ कोर्स, एंड वो हमारे बेसिस को यूज कर सकते हैं फॉर द लॉजिस्टिक पर्पसेस। 2023 में 2023 में ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज होल्ड करेगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्वेड कंट्रीज के, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए भी पार्ट करेंगी। क्वेड मालाबार का पार्ट नहीं था ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया, इवेंचुअली हमें देखने को मिलता है कि 1993 में जब मालाबार स्टार्ट हुई थी, इट वाज इनिशियली स्टार्टेड ओनली विद इंडिया एंड यूएस, फिर जापान को ऐड किया गया, एंड इवेंचुअली इन 2020 ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर दिया गया। तो जितने भी क्वेड मेंबर्स हैं वो जो मालाबार एक्सरसाइज में इंक्लूड दिख जाते हैं। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।